अब समाज कहता है यार फौजी आदमी तो मूर्ख है। सच्ची बात है भाई, मूर्ख है फौजी आदमी। मूर्ख आदमी के बगैर वहाँ गोली में कौन खड़ा रहेगा। हमारे जनरल साहब बड़े सीनियर अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई बात लिखी होगी या कही होगी या उस बुक में है कि नहीं है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने लिखा होगा। और जनरल साहब की इंटीग्रिटी और उसके ऊपर शक करना कि उन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा, तो ये उनकी शान के खिलाफ बात होगी। जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर योजना है, ये भारतीय सेना के ऊपर थोपने का जो काम हुआ था, ये बहुत ही गलत है। आर्मी जो अपने वेटरन्स की देखभाल करती है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में कहीं भी नहीं करती है। मैं पूर्व सैनिक होने के नाते प्रशासनिक अधिकारियों की भी देखता हूँ यहाँ के ऊपर, वीर नारियां हैं, वीर माताएं हैं, पूर्व सैनिक है, विकलांग है, कैटेगरी वाला आदमी है, वो ऑफिस में जाता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवानी है, उसका ऐसा प्रोसीजर है, छोटी सी स्पेलिंग गलत होगी, उसका पूरा रिक्रूटमेंट पूरा कैंसिल कर देते हैं। कैंसर पेशेंट के लिए एक नई पॉलिसी निकाली है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन ECHS के लिए, जो कि मुझे लगता है सरकार को विड्रॉ करनी चाहिए। कीमोथेरेपी लगती है कैंसर पेशेंट को, अब कीमोथेरेपी में वो कह रहे हैं कि मेडिसिन आप कंसर्न पॉलीक्लिनिक से लेके जाइए। पॉलीक्लिनिक से नहीं है तो आप उनको अन्य सर्टिफिकेट लेके जाइए। अन्य सर्टिफिकेट कौन देगा? SCMO हिसार से आएगी, मैं रीजनल सेंटर हिसार की बात कर रहा हूं। अन्य भी आ गई है। अब छोटे हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मेदांता में किसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेदांता है नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसको, वहाँ पे एक हमारे जवान की रिटायर्ड फौजी की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। टोल प्लाजा के ऊपर एक, अब कर्नाटका का केस है लेटेस्ट, वहाँ एक बैटल कैजुअलिटी जो ऑपरेशन के दौरान जिसको गोली लगी है, वो सैनिक जिसका एग्जेम्प्टेड है, उसको टोल के ऊपर रोक दिया है, वो अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने वीडियो देखा, वो काफी वायरल हुआ। इसके प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है, सरकार की भी नहीं सुनते। नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और काफ़ी दिनों से कुछ चर्चाएं चल रही हैं सेना को लेकर के, तो ऐसे में सेना पर चर्चा ज़रूर बनती है और उसी चर्चा को लेकर के आज हम भी तैयार हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सूबेदार मेजर कृष्ण जी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे उन तमाम चर्चाओं के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि एक अभी जो हाल फिलहाल में आर्मी में वर्किंग पर्सन्स हैं, जो एक्स आर्मी पर्सन्स हैं, या फिर जो आज के दिन कुछ वायरल चीज़ें चल रही हैं जिनको लेकर के काफ़ी सारे जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि पता नहीं वो व्यवस्था क्या है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करेंगे। आज के दिन एक्स सर्विसमैन का क्या व्यवस्था फौज के द्वारा की गई है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा एक जो समय है अपने जीवन का वो आर्मी को दिया है, देश की सेवा को दिया है, और अब जब वो एक्स सर्विसमैन बन करके अपने घर में हैं तो उनको क्या कुछ सेवाएं मिल रही हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में आज जानते हैं। तो मेजर साहब आपका स्वागत है। और क्योंकि काफ़ी सारी चर्चाएँ चल रही हैं तो उस दौरान में हमें भी लगा कि इन चीज़ों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपका ही परिचय हमारे दर्शकों को और अच्छे तरीके से दोहराना चाहेंगे कि भाई एक्चुअल में, क्योंकि जो प्लानिंग्स जो चल रही हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो आपसे हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे आप किन किन जगहों पर रहे हैं, क्या क्या पोजीशंस आपने हैंडल की हैं। तो ज़रा उससे ही हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए। जी सोमेश भाई, सबसे पहले तो VTS लाइव के सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सूबेदार मेजर कृष्ण सिहोरान, मेरी 32 साल की जो नौकरी है वो फॉर्मेशन हेडक्वार्टर की है जी। जो हायर हेडक्वार्टर से मान लो रक्षा मंत्रालय से कोई आदेश आए तो थ्रू फॉर्मेशन हेडक्वार्टर यूनिट तक कन्वे होते हैं। मेरी ऑप्स ब्रांच की भी नौकरी है। ऑपरेशन ब्रांच से जिस प्रकार से यहाँ पे एक डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, उसी प्रकार से जो भारतीय सेना की, वैसे तो डिटेल में तो बता नहीं पाएंगे कि वो सारी चीज़ें गोपनीय होती हैं जी, तो वो सारे आदेश जो ऑपरेशनल ब्रांच होती है उस ब्रांच के थ्रू में आते हैं। तो मैंने उस जगह पे सर्विस दी है अपनी सेवा के दौरान। और बाकी पूर्व सैनिक होने के नाते आज भी समाज में अपना योगदान जैसे भी बनता है, पूर्व सैनिक वीर नारियों की भलाई के लिए जितने भी अगर कोई काम होते हैं, कोई किसी की परेशानी है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, जितने भी काम है, या किसी का कोई लेटर लिखना है रिकॉर्ड ऑफिस को, तो उसके लिए भी हमारी टीम, मैं और मेरी टीम हमेशा तैयार रहती है। सोमेश भाई जी बिल्कुल। तो आप समझ चुके होंगे कि सूबेदार मेजर कृष्ण जी जो हैं वो एक अच्छी पोस्ट होल्ड कर रहे थे
जहाँ से आर्मी का जो योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से वो काम कर सकती है, उसके जो आर्मी पर्सन्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, और जो भी उनके लिए जो एक व्यवस्थाएं जो आगे तक की जाती रही हैं, तो उन सब चीज़ों का वहाँ से निकलना रहता है। तो आज उसी चीज़ को लेकर के हम चर्चा को यहाँ पर लेकर के आए हैं। और कृष्ण जी, एक व्यवस्था आजकल देख पा रहे हैं हमने आपसे काफ़ी बार चर्चाएं पहले भी की हैं, हमारे चैनल पे कृष्ण जी पहले भी आते रहे हैं, तो उसी के बारे में हम ज़रा बात करेंगे। स्टार्टिंग आपकी उनसे करेंगे कि पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि जो एक्स सर्विसमैन हैं जी, उनको लेकर के काफ़ी सारी व्यवस्थाओं को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद सी मची हुई दिखाई देती है। कई जगहों पर आरोप प्रत्यारोप दिखाई देते हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं क्यों हो रहे हैं इतने? क्या जो हमारी आर्मी है वो अपने एक्स सर्विसमैन्स को वो फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रही है, या फिर जो यहाँ जो सिविल में जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो उनको फैसिलिटीज़ देना नहीं चाह रहे हैं? सुमेश भाई, मैं अगर फ्रेंकली स्पीकिंग बात करूं, आर्मी जो अपने वेटरन्स की देखभाल करती है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में कहीं भी नहीं करती है। कहीं कमियां लोकल लेवल पे प्रशासनिक कमियां रह जाती हैं, राजनीतिक कमियां रह जाती हैं। अगर वेटरन्स के ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो फौज, उसकी टीम उसके पीछे खड़ी रहती है, उसकी यूनिट उसके पीछे खड़ी है जी। तो उसके लिए तो मैं हैट्स ऑफ टू दी आर्मड फोर्सेस, वो अच्छे से देखभाल कर रही है। पर कई चीज़ें मैं पूर्व सैनिक होने के नाते प्रशासनिक अधिकारियों की भी देखता हूँ यहाँ के ऊपर, वीर नारियां हैं, वीर माताएं हैं, पूर्व सैनिक है, विकलांग है, कैटेगरी वाला आदमी है, वो ऑफिस में जाता है, उसको तवज्जो नहीं दी जाती है। तो क्या वहाँ ऑफिस में आर्मी पर्सन्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर सिविलियंस काम कर रहे हैं जो कि मतलब उनको फैसिलिटीज़ वो देना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं डिले कर देते हैं? मामला कहाँ है? डिले कर देते हैं। अब मैं बात करूं, किसी को अगर डिपेंडेंट इनरोलमेंट, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट बनवानी है, उसका ऐसा प्रोसीजर है, छोटी सी स्पेलिंग गलत होगी, उसका पूरा रिक्रूटमेंट पूरा कैंसिल कर देते हैं। ओके। अगर सिविल में हरियाणा सरकार ने अगर कोई स्कीम दे रखी है कि वे डिपेंडेंट के लिए एक्स सर्विसमैन का ये कोटा है, अब कोटे के लिए डिपेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगी आपको, जिला सैनिक से जाओ, जिला सैनिक के बोर्ड के पास बेचारे के पास ना मैन पावर है, आदमी कम है, 6-6, 7-7 महीने उस सर्टिफिकेट बनाने में लग जाते हैं, तब तक डेट निकल चुकी होती है। अगर छोटी सी स्पेलिंग होगी तो उसको तो कंसिडर कर लो भाई। ठीक है। तो जो ये गलतियां हो रही हैं, या फिर जानबूझ करके हम इनको गलतियां कहें, या फिर मतलब क्लरिकल मिस्टेक जो हम बोल देते हैं कि गलती से हो गई है, क्या माने इसको? देखो क्लरिकल मिस्टेक इट्स एक्सेप्टेबल। क्लरिकल मिस्टेक होगी, स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको दोबारा दुरुस्त हो सकता है। ठीक है। उसका रिक्रूटमेंट तो कैंसिल ना करिए ना, उसको भर्ती कर रही है। अगर मान लो वो उस कोटे में आ रहा है, उस मेरिट में आ गया है, तो भर्ती कर लीजिए, तो वेरीफाई करवा लीजिए। ये चीज़ तो जा करके फिर से वही आर्मी के जो अभी वर्किंग में है और जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है, उस दौरान में जो भी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स हैं, ये तो कहीं ना कहीं उनकी गलती हो रही है कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। नहीं, रिक्रूटमेंट में आर्मी रिक्रूटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। आर्मी रिक्रूटमेंट तो जो रिक्रूटमेंट स्टाफ है उसकी तो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट सर्विंग की हो, वो आती है रिकॉर्ड ऑफिस से। रिकॉर्ड ऑफिस में गलती के चांसेस -2 पॉइंट होते हैं। ओके, माइनस में है, गलती करते नहीं, क्योंकि एक फिल्टर लग के जाती है। तो पहले क्लर्क टाइप करेगा, सुपरिटेंडेंट करेगा, फिर जो अधिकारी है वो साइन करेगा। जो सिविल की जॉब्स निकलती हैं उनमें सबसे बड़ी परेशानी। तो कितने लोगों की आपने जो ये जो परेशानियां हैं ये देखी हैं, और आप लोगों के पास इस तरह की जो सूचनाएं आती हैं? क्योंकि पीछे मैंने भी आपसे बात की थी, तब कुछ हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल है, जो आर्मी हॉस्पिटल कहें या एक्स सर्विसमैन के लिए हॉस्पिटल कहें, तो वहाँ पर भी एक काफ़ी जद्दोजहद देखी गई थी, सुनवाई नहीं हो रही थी। तो क्या वो सारी गलतियाँ अब वो पुरानी बातें हैं। ECHS में आज की तारीख के में दवाई की अवेलेबिलिटी अच्छी है, ठीक है, स्टाफ ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा पीड़ा है, अब एक थोड़ी सी मैं उससे हटके बात करूँगा, कैंसर पेशेंट के लिए एक नई पॉलिसी निकाली है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन ECHS के लिए, जो कि मुझे लगता है सरकार को विड्रॉ करनी चाहिए। कीमोथेरेपी लगती है कैंसर पेशेंट को। अब कीमोथेरेपी में वो कह रहे हैं कि मेडिसिन आप कंसर्न पॉलीक्लिनिक से लेके जाइए। पॉलीक्लिनिक से नहीं है तो आप उनको अन्य सर्टिफिकेट लेके जाइए। अन्य सर्टिफिकेट कौन देगा? SCMO हिसार से आएगी। मैं रीजनल सेंटर हिसार की बात कर रहा हूं। अन्य भी आ गई है। अब छोटे हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर मेदांता में किसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मेदांता है नहीं एक्सेप्ट कर रहा उसको,
तो ये पॉलिसी भाई पहले, अब क्या कर दिया इन्होंने कि ECHS पेशेंट मेडिसिन अगर लगवाएगा कीमो की, तो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वो अपने पास से स्टॉक से नहीं लगाएगा, वो लोकल परचेज करेगा, GST का बिल लगाएगा, फिर पास होगा। ओके। तो जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो आपको क्यों मोबिलाइज करेगा। ठीक है। वो तो एक मेडा सिटी है, मेदांता हॉस्पिटल है, आर्टिमिस है, वो आपके जो पेशेंट है बेचारे रो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा मेरी और शायद गुजारिश है। इस तरह की बीमारियों की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बड़े हॉस्पिटल्स में ही ज़्यादा मिलती हैं और उनके पास टाइम नहीं है, और वहाँ पर जो हमारा एक सर्विसमैन है वो परेशान होता है। करेक्ट। और फिर हो भी क्या रहा है, अगर मान लो मेरा विश्वास ये है कि भी मैं तो वहाँ बेटर सुविधा ले सकता हूँ, आर्टिमिस में या मेडा सिटी में, मेदांता में, तो पेशेंट का हक है, वो वहाँ जाएगा। ठीक है। अब किसी की 3 कीमो लगी, चौथी कीमो उसको लगवानी है, तो मेडा सिटी वाले उसको नहीं मान रहे। ठीक है। तो हमने ये संज्ञान में लेके भी आए, रीजनल सेंटर को भी बताएंगे ये बातें, यहाँ भी हमने बताया था कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, आप इसको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करिए। तो और क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जैसे मैं देख पाता हूँ कि एक्स सर्विसमैन कहीं ऑफिसों के धक्के खा रहे होते हैं, कई बार एक्स सर्विसमैन मुझे कहते हुए भी नज़र आते हैं कि हमने हमारी ज़िंदगी का पूरा जो जवानी है वो हमने देश के नाम कर दी, और आज जब हम इन लोकल ऑफिसेज में जाते हैं तो हमारे काम भी नहीं हो पाते हैं, हमारे से बार बार सवाल पूछा जाता है, हमारे से बार बार हमारे उस देशभक्ति पर भी कई बार सवाल उठा दिया जाता है। तो जिस जवान ने अपनी ज़िंदगी निछावर करने का पूरा फैसला ले लिया, उसने अपनी पूरी की पूरी जो जवानी है वो देश पर निछावर कर चुका है, और अब जब वो रिटायर होकर के आया है तो बहुत सारी चीज़ों के जाल में फंस जाता है। तो कहीं पे ज़मीन का मुद्दा आ जाता है, कहीं कुछ चीज़ें होती हैं, तो क्या वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आर्मी कर सकती है क्या, कि जिससे कि जो जवान है वो परेशान ना हो। कई बार तो पुलिस स्टेशंस में मैंने जवानों को परेशान होते हुए देखा है। सुमेश भाई, पुलिस स्टेशन ही क्यों, पुलिस स्टेशन में तो पिटाई, यहाँ पीछे से वो एक मेला लगा था, पशुओं वाला मेला, वहाँ पे एक हमारे जवान की रिटायर्ड फौजी की पुलिस वालों ने पिटाई कर दी। तो हम गए, हो सकता है उस लेवल पे उसने पार्किंग के ऊपर थोड़ी बहुत कुछ कर दी होगी, हम ये नहीं कह सकते, गलती नहीं होगी, लेकिन वो उसका तरीका गलत है ना, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। जी। तो उसको फिर वहाँ पे पैचअप करवा करके लेके आए। टोल प्लाजा के ऊपर घटनाएं हो रही हैं पूर्व सैनिक को, वैसे तो आप बड़ा सम्मान दे रहे हो कि भाई पूर्व सैनिक हमारे वेटरन्स हैं, इन्होंने देश की सेवा करी है, लेकिन यहाँ भी तो पॉलिसी बनाइए ना। यहाँ टोल प्लाजा के ऊपर एक, अब कर्नाटका का केस है लेटेस्ट, वहाँ एक बैटल कैजुअलिटी जो ऑपरेशन के दौरान जिसको गोली लगी है, वो सैनिक जिसका एग्जेम्प्टेड है उसको टोल के ऊपर रोक दिया है, वो अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो मैंने वीडियो देखा, वो काफी वायरल हुआ वो वीडियो। तो इनके ऊपर संज्ञान लेना पड़ेगा आपको, खाली कागजों में नहीं, लेटर में नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। कहाँ पर गलती कहाँ लग रही है, क्या जो जैसे यहाँ जिला लेवल पर अगर हम देखें तो क्या जिला प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं पर इसमें ढील दे देते हैं कि भैया कुछ होता रहेगा, हमें मतलब नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं जो अपने एक्स सर्विसमैन के जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनकी तरफ से कोई ढील आ जाती है, मामला कहाँ पर बिगड़ता है? एक्स सर्विसमैन के संगठन, वैसे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अलग अलग संगठन भी अगर कमजोर करता है एक बड़े संगठन को, संगठन एक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पर चलो सभी अपना काम करें। हमारे काफी सारे संगठन है, और सरकारें तो चाहेंगे छोटे छोटे संगठन बने, आपका संख्या वाला अगर बड़ा संगठन होगा, आपका संख्या वाला इकट्ठा होगा, तो उनको झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे ख्याल में लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम है, सरकार की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की घटनाएं, निंदनीय घटनाएं हुई। तो इस बारे में कभी जो आर्मी के आला अधिकारी हैं, जनरल्स तक भी, क्या ये जो बातें हैं ये पहुंचाई जाती हैं? बिल्कुल पहुंचती हैं। बीच में कर्नल साहब को पंजाब में पीट दिया, पंजाब पुलिस के एक अदने से एक इंस्पेक्टर ने। यार आप देखो ना, आपके DIG लेवल का अधिकारी है और आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने कभी पुलिस स्टेशन में अपने इंस्पेक्टर को के साथ बदतमीजी की है क्या? तो क्या दे रहे हैं आप? जो देश का आप चैन से सो रहे हैं, किसकी वजह से सो रहे हैं? उन सैनिकों की वजह से सो रहे हैं। अब समाज कहता है यार फौजी आदमी तो मूर्ख है। सच्ची बात है भाई, मूर्ख है फौजी आदमी। मूर्ख आदमी के बगैर वहाँ गोलियों में कौन खड़ा रहेगा? सोमेश भाई, बिल्कुल अपनी जिंदगी को दाव के ऊपर लगा रहा है। वो मूर्ख नहीं है, वो जुनूनी है। उसको अपने झंडे से प्यार है, अपने देश से प्यार है। तो ये सब चीजें, थोड़ी सी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। पॉलिसी तो बना रखे, इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत है। कैसे हो इम्प्लीमेंटेशन? अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर, क्योंकि मैं देखता हूँ आप भी काफ़ी सारे संगठन के साथ काम करते हैं, तो
पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है? क्या आर्मी की तरफ से कोई एक आधी पहल की जानी चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से कुछ पहल की जानी चाहिए, या फिर जो सरकार पहल कर चुकी है और अब प्रशासन कहीं ना कहीं गफलतबाजी कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा ऑफिसर बिठा देना चाहिए जो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करे? जी, क्या होना चाहिए? सोमेश भाई, पॉलिसियां बनी हुई हैं, उसको फॉलो करवाने की जरूरत है। अगर कोई डिफॉल्ट उसमें कोई गलती करता है, जिसकी गलती पाती है, ब्रोट हिम ऑन द रिकॉर्ड, और उसको एक एग्जम्पलरी पनिशमेंट दीजिए। आगे आने वाला दूसरा अगर अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, उसको लगे कि हाँ यार ये पूर्व सैनिक था, ये बैटल कैजुअलिटी है, ये वीर नारी है, ये वीर माता है, इसके साथ हमने बदतमीजी की थी, तो फलां कर्मचारी को या फलां अधिकारी को इस प्रकार की सजा सरकार ने दी थी। काफी सीसीएस रूल में स्ट्रिक्ट सजाएं हैं, वो दीजिए, उसको फॉलो करवाइए। तो कोई ना कोई सजा का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी एक और बड़े मुद्दे को लेकर के अब थोड़ा सा आते हैं कि अभी हाल फिलहाल आपको भी पता होगा संसद तक गूंज रहा है मामला, और उसको लेकर के भी बात करना बहुत ज़रूरी है। और एक जनरल के रैंक के अधिकारी, और रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है और एक किताब के माध्यम से वो छा रही है। जी। तो जनरल नरवाने की जो किताब, जो अनपब्लिश्ड किताब है, क्या मानते हैं आप, क्या हुआ होगा? क्या किताब को लीक किया गया, या फिर वो छाप दी गई और नरवाने जी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पब्लिश भी कर दी? क्या मामला, क्या लग रहा है आपको? सोमेश भाई, वैसे तो बुक अगर अनपब्लिश्ड है तो हमारा कमेंट्स करना बनता नहीं है, और जनरल साहब हमारे, लेकिन हमारे संसद में मामला गूंज रहा है। हमारे जनरल साहब बड़े सीनियर अधिकारी हैं, अगर उन्होंने कोई बात लिखी होगी या कही होगी, या उस बुक में है कि नहीं है मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, तो कुछ सोच समझ के ही उन्होंने लिखा होगा। और जनरल साहब की इंटीग्रिटी और उसके ऊपर शक करना कि उन्होंने ऐसे ही लिख दिया होगा, तो ये उनकी शान के खिलाफ बात होगी। ठीक है, चलिए कुछ दो मुद्दे जो उसमें जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, शायद आप लोगों ने भी उन मुद्दों को सुना होगा कि दो मुद्दे हैं जिनमें व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा की गई है। पहला अग्निपथ योजना, जी, अग्निवीर बना दिए गए, और जो मुझे सुनने को मिला कि जो किताब में लिखा गया है कि आर्मी ने 75% को रखने के लिए जी पैरवी की थी और 25% को निकाल दिए जाने की भी पैरवी की थी, लेकिन जब फाइनल योजना निकल के आई तो उससे उलट नज़र आई, और शायद उसका आर्मी के जो आला अधिकारी थे, जनरल लेवल के जो अधिकारी थे, उनको भी शायद नहीं पता था। और सुनने को जैसे मिल रहा है कि शायद केवल थल सेना में ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात थी, और इसको बाद में तीनों ही सेनाओं में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। क्या मानते हैं आप? सोमेश भाई, उस बुक का तो मुझे पता नहीं जनरल साहब ने क्या लिखा है, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, और हमारे संगठनों ने इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी, यहाँ से दिल्ली तक बाइक रैली भी लेकर के गए थे, हमने 2-3 रैलियां भी की थी, और हम सर छोटू राम धाम से पैदल भी वार मेमोरियल तक जा करके आदरणीय पीएम साहब को भी ज्ञापन देते कि ये जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर योजना है, ये भारतीय सेना के ऊपर थोपने का जो काम हुआ था, ये बहुत ही गलत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर जो आएंगे हम उनको रिजर्वेशन देंगे, उनको नौकरियों, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हरियाणा सरकार की नौकरियां हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हैं, वहां पे हम लगाएंगे। आज की तारीख में आपके पास 20 साल, 24 साल, 30 साल, 28 साल करके एक एनसीओ जेसीओ जाता है, वो तो आपने चपरासी और चौकीदार वाली लाइन में लगा रखा है, कहाँ उनको प्लेसमेंट दोगे भाई? तो ये तो खाली ये है कि भाई पेंशन ना देनी पड़े। अब सुरक्षा आप एक 4 साल के एक जो ट्रेंड भी ठीक से नहीं होगा। अब वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, जैसे आप थोड़ा सा सवाल खड़ा भी कर रहे हो कि ट्रेन भी नहीं होगा, वो कितना समय चाहिए होता है एक सैनिक को ट्रेंड होने के लिए? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से 9 महीने या 1 साल की तो ट्रेनिंग तो करवाई जाती है, वो इनकी भी हुई होगी, 6 महीने की हुई होगी शायद, या 9 महीने की हुई है, सोमेश भाई पहले लेकिन कितना टाइम चाहिए उसको? सोमेश भाई, सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग होती है, किस प्रकार से उठना बैठना, चलना फिरना, हथियार की किस प्रकार से करना है, आपकी फील्ड की ड्रिल क्या है, वो सब चीज़ें सिखाई जाती है। फिर टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद ताउम्र ट्रेनिंग चलती है एक फौजी आदमी की। आपके
क्लासेस कभी बंद नहीं होती, ट्रेनिंग कभी बंद नहीं होती, अलग अलग लोकेशन, अलग अलग तरीके की सब चलती रहती हैं। बिल्कुल। अगर मैं कहूँ कि भाई मैं अभी सूबेदार मेजर के लिए अप्रूव हो गया, मेरी पोटेंशियल सूबेदार मेजर का कोर्स करवाएंगे आपको, लीडरशिप क्वालिटी का आपको कोर्स करवाएंगे। ठीक है। तो कोर्स कभी खत्म नहीं होते, अधिकारी के भी कभी खत्म नहीं होते, ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती, तो ट्रेनिंग चलती रहती है। अब इनको क्या करेंगे, न तो ट्रेनिंग सेंटर के पास इतने रिक्रूट ट्रेन करने के लिए मैन पावर है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है। 6 महीने की उनको बेसिक ट्रेनिंग दी, वो लगा दिया। अब वहाँ भी बॉर्डर के ऊपर अगर मैं बात करूँ CI ऑप्स की, वहाँ पे एक तो एक्स आदमी तो सिपाही है, अग्निवीर नहीं है, और वाई आदमी अग्निवीर है। एक को 30,000 रुपये, एक को सारी सुविधाएं। एक अगर शहीद भी होगा तो परिवार को कुछ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए देकर के, 1 करोड़ रुपए भी बीमा दे रहा है, बीमा दे रहा है, बीमा कंपनी दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। वो भी एक कह देते हैं हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, यू आर नॉट 50 लाख रुपए का बीमा है। हाँ, 50 लाख या 1 करोड़ का, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उसके अलावा कुछ और पर्क्स वगैरह मिला करके वो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए बनता है। शायद मैं भी एक्यूरेट नहीं हूँ कि 1 करोड़ के रूप में पहले बीमा है, बीमा के साथ साथ कुछ जो सरकार कुछ देती है, और उसके अलावा कुछ उसके जो भी उसका PF या कुछ जमा होगा है वो मिलता होगा, और कुल मिलाकर के लगभग वो 1 करोड़ के आसपास बनता है। यस। उसके बाद वो घर आ गया, 25% को आपने पक्का करना है, बाद में वो कॉल करेगा किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो अब आप धीरे धीरे करके 75% तो आपने अग्निवीर ही रख दिए वहाँ पे। 75% तो एट ए टाइम पे अग्निवीर रहेंगे, 25% आपको परमानेंट मिलेंगे, क्योंकि आपको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। भाई आप पेंशन MLA MP की तो रोज बढ़ाओ, और एक जवान MLA अगर एक दिन के लिए भी बन गया, शपथ ले ली उसकी, तो पेंशन बन जाती है, पेंशन बन गई। मेडिकल अलाउंस है, टेलीफोन अलाउंस है, कोई ऑफिस भत्ता है, कोई दुनिया भर के भत्ते हैं। लेकिन एक सैनिक, उसको 4 साल का कर दिया आपने, 4 साल के बाद आप प्लेसमेंट कर ही नहीं पाओगे। क्यों गुमराह कर रहे हो? तो यही योजना, नौकरियां तो पहले ही नहीं है, नौकरियां पहले ही नहीं है, और जो ठीक ठाक नौकरी करके आ रहा है उसको तो बेचारे को मिल नहीं रही है, वो तो पियोन और चौकीदार लगा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूँगा 4 साल के बाद, क्योंकि एक 17 से 18 साल का बच्चा लग रहा है अग्निवीर में, और 4 साल बाद वो 21-22 साल का रिटायर होकर के आ जाएगा। रिटायर भी नहीं कह सकते, उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट का कोई बेनिफिट तो है नहीं। ठीक है, तो क्या मानते हैं जब वो आएगा तो उस दौरान में वो किस स्थिति में होगा? क्या वो इतना ट्रेंड होगा कि अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो जैसे कि एक अटकलें लगाई जा रही कि वो बदमाशी में ना उतर जाए कहीं, तो क्या इतना ट्रेंड होगा कि वो बदमाशियां स्टार्ट कर देगा? या फिर वो क्या इतना ट्रेंड होगा कि उसको जॉब्स वगैरह के लिए, जैसे कि एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि ज़्यादातर सिक्योरिटी गार्ड्स में जो लगेंगे, तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड के लिए तैयार होगा? मैं तो सोमेश भाई अभी पहले ही कह रहा हूँ, आप 20 साल 24 वाले को भी सिक्योरिटी गार्ड में लगा रहे हैं, चौकीदार PN लगा रहे हैं, अग्निवीर को आप कौन सी नौकरी दे दोगे? जो 16.5 साल का 17 साल का भर्ती हो जाएगा, +2 10वीं करके चला जैसे जाएगा। कि सुनने को मिला कि पुलिस में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या सरकारी और डिपार्टमेंट्स हैं उनमें भी कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी। ये तो सरकार कह रही है ना, जो आज की तारीख में जो एक्स-सर्विसमैन घूम रहे हैं उनको तो दे दो। अभी का अगर हम जाने तो अभी जो पहले से जो हैं, क्योंकि पहले जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनमें कितनी परसेंटेज जॉब जो है लोगों की लग जाती है, जो चाहते हैं कि भाई मुझे अभी मैं जवान हूं और नौकरी कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं, तो कितने % होगा? 10 से 15% लोगों की, बस 10 से 15% लोगों की नौकरी लगती है। उसके बाद में भी अगर किसी विभाग में रिजर्वेशन कितना मिलता है? उसके बाद में भी सोमेश भाई किसी विभाग में अगर एक्स सर्विसमैन कोटे की वैकेंसी खाली रहेगी, उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करते। ओके, मतलब खाली रहेगी उस दूसरे से भर देते हैं। हाँ, उसको कैरी फॉरवर्ड करो भाई, एक्स सर्विसमैन को अगली भर्ती होती है उसमें करवाओ। ठीक है, या डिपेंडेंट से भर दो उसको। ठीक है, लगभग कितना % मिल रहा है अभी जो ये रिजर्वेशन मिल रहा है? तो ये 1%, 2%, 5% कितना है? रिजर्वेशन तो 10% की 15% के आसपास जो एक्स सर्विसमैन है वही प्लेसमेंट नहीं हो पाते हैं। ओके, चाहे कितना भी है उसमें बात नहीं बन पा रही, आपके कहने का मतलब ये है। तो अब हर 4 साल के बाद, बल्कि अब तो 4 साल के बाद कहें हम उसको, क्योंकि हर साल फिर 75% वापस आने शुरू होंगे, तो काफ़ी सारे लोग हो जाएंगे। क्या लगता है क्या करेंगे वो लोग? कुछ नहीं करेंगे। और क्या जो एक्स सर्विसमैन के जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं, क्या वो उनको साथ लेंगे? क्या आप उनको एक्स सर्विसमैन मानेंगे? देखो, उनको सरकार ही एक्स सर्विसमैन नहीं मान रही है, संगठन कहाँ से मान लेगा?
उनको सरकार ने 2 दर्जे का व्यवहार कर दिया। कैंटीन सुविधा नहीं है, ईसीएच सुविधा नहीं है, पेंशन नहीं है। ठीक है। बस रिजर्वेशन का झुनझुना पकड़ा दिया। कितनी % को कामयाब करेंगे, कितने को नहीं करेंगे, परमात्मा जाने। सरकार के पास तो कोई विजन है नहीं। देर सवेर ये घातक योजना है, इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। लगता है अगली सरकारें वापस ले लेंगी? बिल्कुल बिल्कुल लेना चाहिए। हमने बहुत बार देखा गया है कि पिछली सरकारों ने कोई नियम लागू कर दिया, उसका शायद नाम बदल देते हैं या कुछ कर देते हैं, लेकिन योजना वैसी सी ही रहती है। जैसे कि अभी की अगर हम बात करें तो अभी मनरेगा का नाम बदल दिया, जयराम जी की कर दिया उसको, लेकिन व्यवस्था लगभग वैसी सी है। सोमेश भाई, इस योजना को मैं कहता नहीं कौन सी सरकार आएगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, इसको आने वाले भविष्य में इन सरकारों को वापस लेना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पूर्व सैनिकों का अस्तित्व के लिए खतरनाक है। यस, देश के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। पूर्व सैनिक संगठन इसके ऊपर पहले दिन से विरोध कर रहे हैं, आज भी जारी है, आज भी जारी है। ठीक है। तो सरकार को कहीं ना कहीं, फिर दूसरे, अगर किसी भी सर्विंग अधिकारी को ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड बोलेगा नहीं, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस फॉर द सर्विंग पर्सनल। ठीक है। ऑफ द रिकॉर्ड अगर किसी कमांडर, किसी कमांडिंग ऑफिसर से आप पूछोगे, वो आपको बताएगा कि अग्निवीर योजना हमारे आर्मड फोर्सेज के लिए बिल्कुल गलत है। मैं इसमें एक और चीज बताऊंगा आपको। पहले इसको टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से लेके आए थे। जी। तो टूर ऑफ ड्यूटी में ये था कि सभी को हम ट्रेंड करेंगे, कभी देश के ऊपर कोई आपात स्थिति आ गई तो उसके लिए हम तैयार कर देंगे, उतना तैयार कर देंगे कि वो हथियार चला सके। ठीक है। उस टूर ऑफ ड्यूटी को इन्होंने पता नहीं किस देश की स्टडी करके इसको अग्निपथ योजना, नाम भी बड़े तरीके के ढूंढ के लेके आते हैं। अग्निपथ ही है। हाँ। बच्चों को उस अग्नि के अंदर से निकलना पड़ रहा है कि 4 साल के बाद तो शायद उनकी नौकरी चली जाएगी, तो उनको सोचना पड़ेगा कि अब कहाँ जाएं। बहुत सारे बच्चे तो खुश हो रखे होंगे कि शायद आगे 25% में नंबर आ जाए, लेकिन जिनका नहीं हो पाएगा शायद वो लोग परेशान होंगे। एक और एक सोमेश भाई, हमारे जो समाज में है, अब रिश्ते वाले आते हैं। अग्नि पहले पूछेंगे भाई वो अग्निवीर है कि पक्का फौजी है, उनके बेचारों के रिश्ते भी नहीं हो रहे। अच्छा, ये कंडीशन आ रखी है। तो आप नौकरी कहाँ दे रहे हो, आप मूर्ख बना रहे हो खाली, और वो भी देश के सेनाओं के साथ। देश की सेना मजबूत स्थिति में अगर होगी तो, अगर देश ही सुरक्षित नहीं हो, क्या करोगे आप? जी बिल्कुल। चलिए, सुरक्षा पे बात आई है तो अब हम शायद उस मुद्दे पे भी बात कर लेनी चाहिए जिस पे संसद में भी नहीं बोले देना जा रहा है। तो नरवाने जी ने एक और भी चीज़ अपनी किताब में लिखी हुई बताई जा रही है। विपक्ष के नेता तो उनकी किताब की एक हार्ड कॉपी हाथ में लेकर के लहराते हुए दिखाई देते हैं। अगर किताब छपी नहीं थी तो वो हार्ड कॉपी कैसे आई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किताब छप चुकी है और वो हार्ड कॉपी भी कहीं से लीक हो गई है तो उसमें इस तरह की जो बातें हैं, क्या एक जर्नल लेवल का जो अधिकारी जो रिटायर हो चुका है, क्या वो लिख सकता है? देखिए सोमेश भाई, उसमें क्या लिखा है, जनरल साहब मैंने जैसे पहले भी कहा है, बुद्धिमान आदमी है, पर ऐसी कोई बात किसी को भी जो देश के बरखिलाफ बातें हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, आप घुमा फिरा करके वो चीज़ को लेके आ रहे हो। नहीं, जानना हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि आज के दिन अगर हम देखते हैं तो पूरा देश इसको देख रहा है, और जब संसद में एक मुद्दे को उछाला जा रहा है और उस पर कोई बात नहीं करने दी जा रही है तो सबका जानना, मतलब उनके जानने की एक इच्छा बढ़ती है, और जानना जरूरी भी है कि व्यवस्था क्या है। क्या इस तरह की बातें किताब में लिख देना क्या सही है? जी सोमेश भाई, संसद में बोला किस मुद्दे पर डिस्कशन करवा रहे हैं? नेहरू ने वो किया था, उसने ये कर दिया था, वंदे मातरम, वंदे भारत, रोजगार पे कोई बातचीत हो रही है क्या? महंगाई पे कोई बातचीत हो रही है क्या? सुरक्षा पे कोई बातचीत हो रही है क्या? ये तो अपने एजेंडा बना, आज के दिन बड़ा मुद्दा है, उस पे ही बात पॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। लोग मर रहे हैं, कहीं पानी पी के मर रहे हैं, कहीं सांस लेके मर रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। तो इन मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए ये तो भाई कलाकार आदमी है। ठीक है, वैसे मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा कि मैं पूर्व सैनिक हूं, लेकिन सच में दिख रहा है ये। अच्छा जी, आप भी रहे हैं ऐसे विभाग में ही, आर्मी का एक ऐसी बटालियन कहूँ या क्या कहूँ, आप
आप ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे, हमें इतना आइडिया नहीं है। लेकिन क्या जब योजनाएं बनती हैं तो सीधी चर्चाएं होती हैं सरकार के साथ? जी, योजनाएं सोमेश भाई सरकार ही बनाती है। हम तो, हमारे कमांडर तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। योजना बनाना रक्षा मंत्रालय का काम है, इम्प्लीमेंट करवाना हमारे CDS साहब और तीनों सेनाओं के जो सेनाध्यक्ष हैं उनका काम है। फर्दर फॉर्मेशन हेडक्वार्टर के थ्रू यूनिट के डाउन टू द यूनिट लेवल और एक रैंक एंड फाइल को उस चीज़ का पता लग जाए, तो वो तो उनका काम है। सरकार जो ये अभी बात चल रही है, जैसे बात हुई कि हमने रक्षा मंत्रालय को फ़ोन किया, PMO को फ़ोन किया, आखिर में ऐसे जवाब मिल गए कि आप देख लो क्या करना है, जो अच्छा लगे। जी, तो क्या इस तरह की जो बातें हैं क्या हो सकती हैं? जी सोमेश भाई, संभावित हैं क्या? जी सोमेश भाई, पॉलिटिकल जो लीडरशिप है हमारी, आदरणीय PM साहब हैं, रक्षा मंत्री साहब हैं, आदेश उनको देना होता है। सेनाएं तो आदेश का पालन करने के लिए सक्षम है, पहले भी एग्जीक्यूट करना होता है सेना को। पहले भी सक्षम थी, आज भी सक्षम है। तो किस लेवल पे कैसी बातें हुई, क्योंकि ये तो हायर लेवल की बातें हैं और मैं आई एम नॉट द एप्रोप्रिएट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट पॉइंट। नहीं, समझ सकता हूँ मैं, आपकी भी कुछ सीमाएं हैं और हमारे दर्शक भी शायद समझ पा रहे होंगे कि सीमाओं को लांघना जो है किसी भी एक आर्मी पर्सन को, चाहे वो अभी आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहा है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो चुका है, तो उसको सीमाएं लांघने की इजाज़त नहीं होती है। और कई बार क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स का भी सवाल है, क्योंकि इस तरह के अगर फैसले अगर कहीं ना कहीं होते हैं तो वो जियोपॉलिटिक्स को भी हिला करके रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात चल रही है कि वॉर का अंदेशा हो चुका था कि कभी भी वॉर शुरू हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि नहीं हुई, नहीं तो बहुत सारी जाने जाती, यहाँ से भी वहाँ से भी हर तरीके से जाने जाती, तो शायद नहीं। और बस हम आपसे यही जानना चाह रहे थे कि क्या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो कहाँ से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, कि फाइनल फैसला शायद जैसा आपने कहा कि सरकार पॉलिटिकल बिल्कुल लेना पड़ता है, लेना चाहिए, क्या लेना ही होता है। अगर कल को सेनाओं को, तीनों सेनाओं में आप कर दोगे कि फैसला आपने लेना है, तो ये तो आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। फैसले सरकारें लेती हैं और उनके तामील आर्मड फोर्सेस करती है। बिल्कुल, इसीलिए हम सरकार भी चुनते हैं। और शायद जो मामला उठा हुआ है उसमें बोलने भी शायद इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि उस मुद्दे को लेकर के कहीं विवाद उत्पन्न ना हो जाए। पड़ोसी देश है और काफ़ी मजबूत देश भी हम कह सकते हैं, हमारा पहले से उनके साथ झगड़ा भी चल रहा है, और ऐसे में वॉर ना छिड़ जाए, तो इसलिए शायद बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं बात है। तो वापस से हम उसी मुद्दे पे आते हैं कि हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं जी, आप क्या चाहते हैं कि उनके भले के लिए सरकार क्या क्या चीज़ें और कर सकती है ताकि उनको वो सम्मान भी मिल पाए, उनके वो काम भी हो पाए, कहीं उनको किसी तरह की परेशानी ना हो? जी सोमेश भाई, सबसे पहले तो एक अग्निपथ योजना है, सरकार वापस ले ले, इसको वापस ले लेगी। युवाओं के अंदर जोश जुनून बहुत है, ट्रेंड युवा अगर सेना को मिलेंगे उनमें जज्बा अलग होगा। अग्निवीर, अगर मुझे भी किसी डिपार्टमेंट में आप ये कहोगे आपको 2 साल रहना है, तो शायद मैं भी वो अपना बेस्ट न दे पाऊँ। दूसरी बात, जो सेना से अगर एक 20, 22, 15, 17, 24 साल सर्विस करके आता है, बहुत बड़ा तजुर्बा होता है, तो उस तजुर्बे को उसका फायदा स्कूल और कॉलेजों के अंदर संवाद करवाइए आप वेटरन्स का, बहुत एक्सपीरियंस है, बच्चों को सिखाएंगे, देशभक्ति का जज्बा जगाएंगे। ठीक है। और दूसरा, 2 हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। एक ठीक है, डेकोरेटेड सोल्जर बुला लिए, वीर नारियां बुला ली, वीर माताएं बुला ली, 10-20 बुला लिए। आप पूर्व सैनिक बड़ी संख्या में क्यों नहीं बुलाते? उनको फर्स्ट रो में बैठाइए, डिसिप्लिन से बैठेंगे, 1-2 के लेक्चर की वजह से हम आज उतना सम्मान तो दें। इस झंडे को सलामी दे रहे हैं, तो वो करिए आप। अब आप मुझे एक चीज़ और लगती है, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, मुझे एक लगती है कि जब परेड होती है तो उसमें क्यों ना एक एक्स आर्मी पर्सन्स का भी एक ग्रुप हो वहाँ पे, जो कि सबसे आगे चले
सबसे आगे चले और हमारे तिरंगे को उस दौरान में सलामी दे। और साथ ही साथ जो जैसे अभी आपने कहा कि सबको फ्रंट रो में जगह मिलनी चाहिए जी। और वो मुख्य रूप से तो वही हीरो है, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद आज हम खुले सांस ले पा रहे हैं यहाँ पर इस आज़ाद भारत में। जी सोमेश भाई, जिस प्रकार से कर्तव्य पथ के ऊपर परेड होती है तो वहाँ पूर्व सैनिकों का एक कॉन्टिजेंट होता है, तो इसको जिला स्तर पे क्यों नहीं किया जाए? जिला स्तर पर करिए आप। उसके अलावा पूर्व सैनिक संगठनों से बातचीत करके स्कूलों में उनके लेक्चर करवाइए, कॉलेजों में करवाइए, इंटरेक्ट करवाइए उनको, अपना ज्ञान बांटेंगे। अब कई बार हम सुनते हैं कि भाई आदमी खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। अरे बहुत से आदमी ज्ञान के भरे हुए हैं, वो अपना ज्ञान साथ लेके जाएं, इससे बेटर है आप उनको इस्तेमाल करें, वो बांट जाएं। ठीक है। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अग्निवीर योजना को लेकर के आया गया, अग्निपथ योजना को ले आए, तो इसकी जगह कहीं एनसीसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना देना चाहिए था? क्योंकि एनसीसी पहले से हमारे स्कूलों में चल रही है, कॉलेजेस में चल रही है, वहाँ पर उनको हथियारों की और अच्छे से ट्रेनिंग दी जा सकती थी, उनको इस तरीके से तैयार किया जा सकता था कि जहाँ वो अगर इन केस जो उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उनको इस्तेमाल कर पाते हमारे देश की रक्षा के लिए। तो अग्निवीर को वहाँ से ख़त्म करके और इधर कहीं ना कहीं उसी चीज़ को 4 साल तक लागू करके और उन बच्चों को ही इस लेवल तक तैयार कर दिया जाए कि वो ही तैयार हो जाएं अच्छे से, ऐसा हो सकता है? सोमेश भाई, टीए बटालियन होती हैं अपने पास, जो क्योंकि वो टेरिटोरियल आर्मी है, उसमें सिविल सर्विसेज का कोई जा करके ट्रेनिंग लेता है और फिर आ जाता है। वो टीए इसी काम के लिए थी। टीए रेलवे भी है, टीए इन्फेंट्री बटालियन भी है, टीए इंजीनियर भी है। जी। पहले एक शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता था शायद, अभी नहीं, वो शॉर्ट सर्विस तो आज भी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन आज भी है, वो परमानेंट हो जाते हैं। और उसके बाद में एनसीसी को मजबूत कर दीजिए। और नहीं तो जैसे टूर ऑफ ड्यूटी आपने जो थीम लेके आए थे कि भाई किसी भी सिविल सर्विस के लिए इफ इज फिजिकली फिट तो उसको कंपलसरी कर दीजिए नौकरी। ठीक है। अग्निवीर क्यों लेके आ रहे हैं आप? अगर आपको पूरे देशवासी ट्रेंड चाहिए तो आप कर दीजिए, पर हमारे पास तो पॉपुलेशन इतनी है, ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो लेकिन स्कूलों में तो लेकिन स्कूलों में पॉसिबल है जी। टीए की संख्या बढ़ा दीजिए, टेरिटोरियल आर्मी की संख्या बढ़ा दीजिए, ट्रेंड करिए उनको, ट्रेनिंग के दौरान की उनको सैलरी दीजिए, बाकी घर भेज दीजिए, उसके बाद में जरूरत नहीं है। तो उस तरीके की योजनाएं पहले से उनको थोड़ा मजबूत कर दीजिए। जी। तो समझ सकते हैं आपकी काफ़ी सारी हमने चर्चाएं की हैं और चर्चा में निकल के यही आया है कि कहीं ना कहीं लोकल जो प्रशासन है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कहीं ना कहीं जो एक्स सर्विसमैन को जो फैसिलिटीज़ देनी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो नीतियाँ या फिर योजनाएं कहें हम उनको, वो जो लागू कर दी गई हैं वो हमारे देश के भविष्य के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। उनको भी कहीं ना कहीं दोबारा सोच विचार करके उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। और रही बात की एक्स सर्विसमैन की कि उनको पूरा सम्मान दिया जाए, तो सम्मान का तरीका यहाँ पे सूबेदार मेजर कृष्ण जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है और शायद इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। अभी ये नशे के खिलाफ में जो चीज़ें चल रही हैं, गांव में स्पोर्ट्स एकेडमी खुलवाइए, उनके थ्रू में बच्चों को गेम खिलाएंगे, उस तरफ डाइवर्ट ही नहीं होगा। आजकल की तारीख में तो सूखा नशा आ गया है हरियाणा में, जहाँ पे दूध दही का हम खाना करते थे वहाँ पे शराब तो छोड़िए, दूसरी टाइप के नशे अवेलेबल हो गए बच्चों के लिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लोग कहेंगे कि यार तुम आर्मी में जा करके तो शराब पीते ही थे, अब तुम कह रहे हो कि यहाँ पे दारू? नहीं सोमेश भाई, क्योंकि मुझे आइडिया है कि देखो वहाँ पर पिलाई भी जाती है कि स्पेशल नहीं कोटा भी मिलता है, अभी बाद में भी कोटा मिलता है। अभी देखो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है बॉर्डर के ऊपर, आप परिवार से दूर रह रहे हैं, 24 घंटे 24/7 है। आप एक सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता। और मैं तो कह रहा हूँ वेटरन्स भी नहीं होता, मैं आज भी ऑफ ड्यूटी नहीं हूँ। मैंने वर्दी उतार के सिर्फ हैंगर में लगाई है, मैं मतलब उसको स्कीन मानता हूँ अपनी।
तवचा मानता हूँ वर्दी को। मैं आज भी सोचता हूँ कि यार नहीं तो मैं तो यूनिफॉर्म। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी भी आप काफ़ी सारे नियमों से, कानूनों से बंधे हैं और उस पर आप पे खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ ये चीज़ को। तो मतलब इस चीज़ पे भी ये लोग काम कर सकते हैं। आपका कहना है कि कहीं नशे को छुड़वाने के लिए, जैसे मैंने पहले गेम्स को आगे बढ़ाने के लिए, गेम्स को आगे बढ़ाएं, दूसरा इनके स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर करवाएं, इनका इस्तेमाल करो, इनका तजुर्बे का इस्तेमाल करो। जी, तो जी तजुर्बा सारी चीज़ें होती हैं, और हम जब भी कभी देखते हैं तो किसी भी कंपनी में, किसी भी नौकरी के लिए कहीं पे भी हम जाते हैं तो वहाँ पे तजुर्बा मांगा जाता है कि एक्सपीरियंस क्या है। फ्रेशर्स को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है वहाँ पे। जो अगर फ्रेशर की जगह एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति मिलता है तो उसको तवज्जो ज़्यादा दी जाती है। तो वैसा ही एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे एक्स आर्मी पर्सन्स जो हैं वो रखते हैं, और उन तजुर्बों का फ़ायदा लेना चाहिए। जब वो सिविल में आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त करने में काम करवा सकते हैं। उनके उस एक्सपीरियंस का, उस ट्रेनिंग का फ़ायदा ले तो काफ़ी बेहतर रहेगा। हालांकि अभी चर्चाएं काफ़ी जारी हैं, और इन चर्चाओं के बीच में जैसे चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं, और उन संवेदनशील चर्चाओं पर पूर्ण रूप से, गहन रूप से मैं तो कहूँगा कि चर्चा की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके, और बेहतर व्यवस्था के साथ ही शायद देश को चलाना और भी आसान होगा। बाकी धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आपने समय दिया हमें। फिर कभी दोबारा से हम मिलेंगे। जी सोमेश भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके दर्शकों को भी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जी बिल्कुल, और हम हमारे दर्शकों से चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी। हो सकता है हमारे जो जितने भी योजनाकार हैं, चाहे उसमें कोई भी है, चाहे सरकार है, चाहे प्रशासन है, चाहे कोई और है, वो लोग भी शायद इन चीज़ों को सुन करके कुछ अपनी योजनाओं में शायद तब्दीली ला सकें। बाकी हम यही कहेंगे आप लोगों को कि अपने देश के प्रति अपना सम्मान, अपनी जो राष्ट्र निष्ठा है उसको बिल्कुल वैसे ही बरकरार रखिए। और अपने सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपके आसपास में कहीं पर भी आपको सैनिक दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सैनिक ऑन ड्यूटी हो और चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, आपको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आप जो ये खुली हवा में सांस ले रहे हैं, शायद ये खुली हवा आपको नहीं नसीब हो पाएगी। हम तो इतना ही कहेंगे बस। बाकी फिर मिलेंगे कुछ नई सूचना और जानकारियों के साथ। बाकी आज की इस वीडियो को हम ख़त्म करने से पहले हम तो यही कहेंगे, जय हिंद।